सब चल रहा है, इस पर अपने विचार रखें कि इतने काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया के बावजूद भी इतना सब जो घोटाले और ये सब लोग पैसे लेकर के भाग जाते हैं सब विदेशों में, और न ईडी और न कुछ कर पा रही है, और कुछ कुछ खास लोगों को इनका सपोर्ट मिलता है। तो ये इसके विषय में कृपया अपनी बात रखें। कानून के बारे में तो अपना विवेक जी ने बहुत डिटेल से बताया है, तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है, ये कानून जो है उसका क्रियान्वयन और उसकी अंतिम कड़ी तक पहुंचना, इसमें जरूरत है डिटेल डिस्कशन की। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सीधा है एक ही बात कि अवैध पैसे को लाकर उसको वाइट करना और इन्वेस्टमेंट करना अलग अलग जगहों में। पर्टिकुलरली हम उसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उनके जो पर्पस कि आपराधिक गतिविधियों की आय और वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपराधिक गतिविधियों की आय और उसको वैध तरीके से लाके इन्वेस्ट करना और अलग अलग बैंकों में जमा करना, जिसको कहें कि वास्तविकता को छिपाने का काम। यही जो है, यदि कानून को हम शॉर्ट में कहें तो यह है कि पहले काले धन को, सरकारी पैसे या जो भी पैसे अवैध तरीके से इकट्ठा करो, लूटो और उसको वाइट करके वापस इन्वेस्टमेंट करो। ये इसका शॉर्ट में कहें तो ये दिस इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग। पर्टिकुलरली हम अभी की बात करें पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की, तो उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन सकता है। इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। यह एक्ट जो है, ये गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संगठन, उनकी पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके लिए एक बहुत मजबूत कानून जो है ये हमको दे रहा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग में हम इसको देखें तो बेसिकली 3 पार्ट में है। एक तो पैसे का उत्सर्जन, कलेक्शन करना, कहां से पैसे आते हैं 2 नंबर में। फिर उसको मल्टी लेयरिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन को, एक ही पैसे को 10 हाथ घुमा के उसको वाइट करके लेन देन के मूल स्रोत के हिसाब से लाके हम लोग उसको बैंक में पार्क करते हैं। एक चैलेंज है, इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि उसके सोर्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैं आगे कुछ एग्जांपल के साथ हम बात करूंगा। और फिर बाद में आता है जब हम सरकारी एजेंसी, कानून तो बना दिया, अब उसको लेके हम उसको खोजेंगे कि ये अवैध चीज वैध हो गई और हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल भी हो गई और हम सोते रह गए। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसका पर्पस ही यही है कि इस चीज को रोकना और उसके बाद में हम जो भी दोषी लोग हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। ये कानून बना है 2002 में। आज हम जब बात कर रहे हैं तो 2023, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ महीनों में। 21 साल में हमने क्या पाया, इसके ऊपर में भी एक आपको वेबिनार करने की जरूरत है कि कानून तो बना मगर ड्यूरिंग दिस 21 इयर्स हम कहां से कहां पहुंचे हैं। टुडे मनी लॉन्ड्रिंग, फेलियर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। कानून में क्या है वो सब हमको पता है। कानून में तो चोरी करना अपराध है, चोरियां होती है, और पुलिस के साथ में चोरों का और पुलिसों का क्या रवैया और क्या अप्रोच है वो भी कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बात कर रहे हैं छोटी छोटी घटनाओं की और बड़ी घटनाओं के बीच में डिफरेंस और एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। शाहरुख खान के लड़के का 2 ग्राम या मिलीग्राम में स्मेक में उसको 6 महीना या 8 महीना तक कोर्ट में घसीटा परेशान किया गया। 30,000 करोड़ की जो आपकी कहें कि ये ड्रग्स आए हैं अवैध, मुद्रा पोर्ट जो अडानी चला रहा है उसके पोर्ट में उतरा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में हम पैसों की बात जब कर रहे हैं, वित्तीय, क्योंकि मेरा जो हिंदी में कुछ शब्द गड़बड़ हो सकता है, तो उसकी जो ताकत है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के मार्फत से वित्तीय जो हमारी शक्ति है उसको हम कमजोर कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली जो कहें कि गैंग, संगठित
अपराध को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार के जो अब जैसे हवाला ट्रेडर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस चेन। ईडी की बात कर रहे हैं, जो एजेंसीज की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चेन एट टाइम्स। इनको जो चोर लोग हैं वो नहीं दिखते हैं और जिनको टारगेट करना है पॉलिटिकली उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये सब करना है। तो मेरे ख्याल से विवेक जी को इसमें भी थोड़ा सा सर्च करना चाहिए कि वेयर वी आर क्रिएटिंग गैप्स, फॉल्ट कहाँ हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जब हम फिर वित्तीय लेन देन की बात करें और अधिकारियों के रिपोर्ट करना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के उपाय को लागू करना, ये दोनों चीज के अंदर में भी काफी बड़ी गैप। अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमको एजेंसीज की, जो जस्ट लाइक सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स हो या इवन बैंक्स हो, उनके ऊपर में भी उनकी जो इतनी संदिग्ध लेन देन आती है, बैंक को क्या मालूम नहीं है? बैंक दे नो वेरी वेल, वो सरकारी एजेंसीज को या दूसरे को खबर क्यों नहीं करती है? वाई बैंक आर नॉट बिकमिंग अ पार्टी? आज अरबों रुपया बैंक में पार्क होता है, अलग अलग जगह से पार्क होता है और फिर इंडिया में आता है, जिसको हम कहेंगे टैक्स हेवन कंट्रीज। आज टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर में कानून जो बने हुए हैं, उनके यहाँ तो कोई कानून नहीं है, मगर वहां से जो पैसे लीगलाइज होके 2 देश, 3 देश, 4 देश इधर उधर घूम के अरबों रुपया जो है वो इंडिया में आता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और फॉल्स वे में उसको बढ़ावा मिलता है रेट को। जब मार्केट कभी कोलैप्स होता है, कोई भी कारण, रेड हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे अडानी के केस में हम लोग ने देखा है, कई लोग जो है वो सड़क पे आ गए। वी आर एट फॉल्ट, गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट। ये नियम है, कायदे कानून है, मगर आप उसका पालन नहीं कराते हैं, और पालन यदि कराते हैं तो एट टाइम्स यू आर ए पार्टी टू इट। अपराध की आय, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम क्राइम, दिस इज द इनकम फ्रॉम क्राइम। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हम कहते हैं। दैट मीन्स वी एक्सेप्ट दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ बिग बिजनेस। और हमने उसमें क्या किया, व्हाइट पेपर उसमें क्यों नहीं निकालते हैं? व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप 2002 से कानून बना, 2023 में है, पब्लिश है व्हाइट पेपर कि हर साल हमने कितने केसेस पकड़े हैं। तो उसमें यदि जाए तो हम एक अलग ही सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे। हम तीसरी बात करें संपत्ति कुर्क करने की बात, और जब्ती करने का भी प्रावधान है। आज किसकी संपत्ति आपने कुर्क की है? विजय माल्या का तो सुना था कि उसका जो एक महल नुमा बॉम्बे का अरबों रुपया का मकान, उसके ऊपर सीज किए, इसीलिए कि देयर आर सम पॉलिटिकल पीपल हु वर इंटरेस्टेड, और उसके ऊपर तो बहुत कुछ बात आई है। तो मैं क्योंकि विषय को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, संपत्ति की जो कुर्की करना है, उसकी जब्ती करना है, और उसके अंदर में जो हमारे नुकसान जहां से हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करना है, इस बारे में कोई एक्ट के अंदर में भी कहीं मेरे ख्याल से कोई प्रावधान नहीं है। और यदि हो तो ठक्कर साहब से कहेंगे कि थोड़ा सा उसमें भी देखें। बेनामी संपत्तियां, आज प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है तो विदाउट द गवर्नमेंट एजेंसी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। दोज एजेंसीज देमसेल्व्स सिखाते हैं कि आज एक काम करो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 2 करोड़ या 3 करोड़ का वैल्यूएशन करा लो। देयर आर वैल्यूएशन एजेंसीज, 2 या 3 एजेंसी को लगा देंगे, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को 3 करोड़ बताएगा, एक 3.5 करोड़ बताएगा, कोई 4 करोड़ बताएगा। एवरेज निकाल के आप बोलोगे ठीक है साहब, मैंने 3.5 करोड़ का आप रेवेन्यू लीजिए। ये जो टैक्स होता है, जो ट्रांसफर का क्या बोलते हैं उसको, नगर निगम वाले और ये लोग के पास जो पैसे जाते हैं। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग से जो आते हैं हमारे संपत्तियां, उसके अंदर में भी आर्टिफिशियल रेस इंक्रीज होता है, और देश के जो जेन्युइन बायर्स हैं उनको तकलीफ होती है। क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी इससे निपटने में हमको मदद मिलेगी। दिस इज व्हाट वन ऑफ द गवर्नमेंट पेपर्स इज। आज हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर में एक अलग ही सब्जेक्ट है ये भी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग इज अ बिग टिकट बिजनेस। आज बात हुई थी दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम था, आज तक पता ही नहीं है दाऊद इब्राहिम कहाँ है, क्या है, और मगर उनके गैंग बॉम्बे में चल रही है, पैसे के लेन देन होते रहता है। एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज आल्सो देयर, एंड द बिजनेस इज आल्सो गोइंग ऑन वेरी स्मूथली इन अ सिस्टमेटिक वे। पीएम मतलब ये बात कर रहा हूँ कि पीएम का मतलब मेरा प्राइम मिनिस्टर से नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से है। इसमें कानून की जो एजेंसियां हैं उनकी कमिटमेंट है, उनकी जो एक लार्जर अप्रोच है,
और उनके जो जो कहें कि जो उनको जो पावर्स मिले हैं उनका पर्याप्त उपयोग होता है क्या? दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। जिसको हम कहें कि जैसे पालतू कुत्ता रखा है, उसको जिसके ऊपर छोड़ना है उसको छोड़ो, तो लाइक दैट आज हम भी यही कर रहे हैं कि जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो, बाकी जिसको मैं नाम नहीं दूंगा, नहीं किसी को, नहीं तो कई नाम आ सकते हैं, उनको आराम से मजा करो, गवर्नमेंट के साथ बैठ के पार्टनर रहो, फंडिंग करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड में बात आऊंगा तब कुछ नाम भी बताऊंगा। तब सवाल आता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर हम ये जो स्थिति पैदा की है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज कम इन 2002 सॉरी 2021 में मेरे ख्याल से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, और कंपाइलेशन करके हम यदि हम देखते हैं तो मैं तो एक बहुत स्ट्रांगली कहूंगा कि वी हैव टोटली फेल्ड टू इम्प्लीमेंट ऑनेस्टली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इट इज अ फेलियर। और हम उसके ऊपर में डिस्कस होना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, कहाँ पे हमने फेल किया। आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होने के बावजूद भारत के अंदर 2 नंबर के पैसे की, अवैध प्रॉपर्टीज की और देश से भागने वालों की, इसकी कोई, जिसको कहें कि कोई देयर इज नो कंट्रोल। सरकार को भी आदमी भाग जाने के बाद में पता चलता है। मैं 3 आदमी और की बात करूंगा, जैसे नीरव मोदी, बैंकों में पैसे करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके इधर उधर करके वो पैसे लेके वो विदेश भाग गया। पैसे कहां से आए? ये सब बैंकों के पैसे हैं। विजय माल्या की भी मैंने बात किया, इज अनदर एग्जांपल। अब बहुत सारे एग्जांपल हम लोग के पास में है। उसको ये एक 2G स्पेक्ट्रम आया था, नो 4G स्पेक्ट्रम और ये सब चीजें, उसके अंदर में भी जब लाने की बात हुई थी, उस टाइम के मंत्री 2014 गवर्नमेंट के अंदर में मिस्टर राजा तमिलनाडु के थे, उनको भी जेल जाना पड़ा, जबकि वो उसका जो गुना था आज जो हो रहा है उसके हिसाब से 10 पैसे भी नहीं थे। और ये सरकार ने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये काम करेंगे, हम इनको ये करेंगे, ऑल आर एवरीथिंग इज ऑन पेपर। न नीरव मोदी आया है, न विजय माल्या आया है, न ये दूसरे जो घोटालेबाज है किसी को पकड़ पाया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो मैंने बात किया था उसके ऊपर अब आऊंगा। चुनावी फंड के लिए लोग जो है, छोटी छोटी पार्टियां कहें, इंडिपेंडेंट लड़ने वाले कहें, उनके पास में कोई फंड्स नहीं है। किसी के पास फंड मांगने जाए मिलता नहीं है। और बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति है उनको सरकार से फेवर चाहिए और पैसे भी देना है। तो रास्ता क्या? रास्ता यही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो निकाला, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम। मैं तो इसको क्राइम कहता हूं कि जिसके अंदर 2 नंबर के पैसे को हम राइट करते हैं, और वो भी कैसे? नाम हमारा नहीं आएगा, किसने दिया, कौन, किसने क्या किया, नोबडी विल नो। आप जाइए स्टेट बैंक में, पैसा दीजिए, दे विल मेक एन एंट्री, किसको देना है, पार्टी का नाम दीजिए। टुडे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है हैज बिकम अ बिग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर दोज हु आर इन पावर। जो पावर में नहीं है उनको बेचारे का तो कोई हालत खराब है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी है। उस पिटीशन के अंदर में बहुत सारी चीजें उजागर हुई। अराउंड 5,500 करोड़ और 5,600 करोड़ ये पैसे रूलिंग पार्टी को आया है, और ऑपोजिशन मेन पार्टी में कांग्रेस की, जो नाम तो देना पड़ेगा, दे हैव गॉट सम 400 और 500 करोड़, और बाकी के किसी का तो मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ के अंदर पूरा हिंदुस्तान आ गया। अब नाउ जस्ट कंपेयर, 5,600 करोड़ बीजेपी को तो मिला है ये, मगर ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का पाप है कि किसने पैसे दिए वो किसी को नहीं मालूम। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में ये चीज है कि पैसे की लेन देन की सब चीज को उजागर करना। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ वायोलेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई थिंक मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ठक्कर साहब को कि इस एंगल पे भी देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आमतौर पर अवैध रूप से जो धन मिला है उसको छिपाना, ये मेन काम है। छिपाने के बाद उसको वैध कैसे किया जाए, ये दूसरा काम है। और इसके अंदर ये चुनावी बॉन्ड का उपयोग ये इसलिए है कि आपने क्या किया, क्योंकि जिसको दिया है वो भी नहीं बोलेगा और जो दे रहा है वो भी नहीं बोलेगा। तो ये स्रोत को छिपाने का और अवैध धन जो है उसका एक
लीगलाइज्ड रूट में बाहर करना और जिसको दे रहे हैं उससे फेवर को परचेज करना। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा तो सब्जेक्ट से भटक जाएंगे और कहीं किसी दूसरे मतलब विषय पे चले जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसको यही रिस्ट्रिक्ट करके कह रहा हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ बिग टिकट बिजनेस टू अपसेट ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आप छुपा रहे हैं और छुपा कर रूलिंग पार्टी को आप दे रहे हैं। कभी ये एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, कभी वो पोर्ट खरीद रहे हैं, कभी ये पब्लिक सेक्टर खरीद रहे हैं, कभी किसी की चलती इंडस्ट्री पे आप जाके चाबी लगा देते हैं। ये सब चीज की ताकत इलेक्ट्रल बॉन्ड है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बाप है और इसको हम लीगल है, बट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो पैसे आए वो सब इलीगल है। हाउ दिस डबल स्टैंडर्ड, ये कैसे हो सकता है? मगर यह हकीकत है। दूसरी, हम जब बात कर रहे हैं विभिन्न जो क्षेत्र है पॉलिटिकल फंडिंग के अलावा जो है वित्त और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग कानूनी ढांचे भी है, मगर उस सबको तोड़ के जो टेररिस्ट लोग काम कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, फॉरेन से हथियार भारत में आ रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं हो रही है, इनको पैसे भी जा रहे हैं, तो दैट इज अनदर पैरेलल बिजनेस जो अवैध हथियार का और पैसे जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता, तो ये पैसे जा ही नहीं सकते थे, ना हथियार आ सकते थे। उस एंगल से भी हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का अवैध रूप से प्राप्त धन और उसको वास्तविक जो है छिपाकर वैध बनाने की प्रक्रिया, दिस इज ए हाई प्रोफाइल जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर टॉप लेवल के पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट बॉसेस वगैरह सब इन्वॉल्व है और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इसके अंदर में साथ देती है, उनको बिजनेस करना है। हम 2G स्पेक्ट्रम के बारे में हम जो पहले बात कर रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा टच करके आऊंगा कि इतना बड़ा घोटाला विदाउट द पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स एंड द बिजनेस पीपल, ये तीनों यदि एक साथ नहीं होते, नक्सस नहीं होता, तो ये बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। सेम वे आज जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसके अंदर में यही है कि हमारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड द बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, they are also involved in creating and diverting the money and bringing it back into the country in a legal manner. आज राफेल की फाइल गायब हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं इसको एक जस्ट टच एंड गो कर रहा हूं कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग इन दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल के मंगाने की बात हुई, सरकारी वकील हमारे, नाम किसी का नहीं देना इधर, तो उन्होंने कहा कि सर ये फाइल मिल नहीं रही है, टाइम दीजिए। टाइम दिया गया, कुछ दिन के बाद फिर केस लगा, फिर उन्होंने कहा, तो बोले सर दिस फाइल इज मिसिंग। जस्ट इमेजिन कीजिए, सरकारी प्रेसिडेंट हाउस से, राष्ट्रपति भवन से लगा हुआ हमारा 2 ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, होम मिनिस्ट्री वहां, डिफेंस मिनिस्ट्री वहां, सब कुछ हाई सिक्योरिटी एरिया, और हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जहां उसकी फाइल रखनी है, जो डीलिंग हुई उसकी, वो आप अगले दिन कोर्ट में नेक्स्ट डे कोर्ट में जाके बताते हैं कि सब फाइल मिल नहीं रही है, चोरी हो गई लगती है, कहीं क्या हो गया पता नहीं है। सी दिस हाइट ऑफ द सिचुएशन विद इन द गवर्नमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से कुछ भी प्रिवेंशन हो नहीं सकता है, चाहे 50 कानून बनाइए या 100 कानून बनाइए। ब्यूरोक्रेट, करप्ट, मैं तो स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेट बोल रहा हूँ, बिना रीढ़ की हड्डी वाले ब्यूरोक्रेट, करप्ट पॉलिटिशियन, ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं और हमारी बाकी जो संस्थाएं हैं उसके अंदर आएंगे नहीं, तब तक ये गठजोड़ टूटेगा नहीं और ये करप्शन इस प्रकार चलता रहेगा। पैसे देश से बाहर जाते रहेंगे और बाहर से वाइट होके मॉरिशस से आएंगे या कोई पनामा पेपर्स और इधर उधर कोई छोटे छोटे देश है जिसका नाम भी नहीं सुने, वहां होके घूम के वापस आएंगे और हम जो है बड़ी लोकचंद जैसे बात करेंगे कि वी हैव रिसीव्ड दिस मच ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इतना अरब रुपया का हमारा इन्वेस्टमेंट आया, इतना अरब रुपया का ये सेक्टर में आया, मगर ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे ही चोरी किए हुए पैसे जो है अधिकतर है जो वापस हम लेके आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि केस चल रहा है तो वहां खुल के आप बात करने में क्यों डरते हो? सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को पूरी जांच करने का आदेश दिया। कौन से मामले में? अडानी मामले में। अडानी के अंदर में जब हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो बहुत सारी परतें खुल गई, मगर उसको खोलने के बजाय दबाने में लग गए और अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को रिपोर्ट देने के लिए कहा, वहां पे भी सरकार जाके बोलती है कि साहब हमारा ये नाम रखिए, इसको रखिए। सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं,
सरकार के हम आदमी नहीं रखेंगे? तो ये प्रूव करता है हमारे पास में सभी चीजें हैं मगर नियत नहीं है। हम चाहे कानून बना देंगे मगर हम हिडेनबर्ग रिपोर्ट को गलत साबित करने पे तुल पड़ेंगे। वी आर रात दिन हम उसके पीछे टाइम लगाएंगे, कैसे करके इसको हिडेनबर्ग को गलत बताना, कैसे करके उसको गलत बताना, मगर सीधी सीधी बात करके मनी लॉन्ड्रिंग के जो सोर्सेज हैं उसको एक्सेप्ट करने की बजाय हम हमारा ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली टू एंड दिस थिंग हम ये कहेंगे कानून बनाने से कानून खत्म, सॉरी ये मनी लॉन्ड्रिंग खत्म नहीं होने वाला है। 50 किस्म के हमारे पास कानून है, रेप के खिलाफ कानून है, पुलिस के पास में जो हमारा आईपीसी के अंदर में भी कानून है, मगर हो क्या रहा है? अपराध की जो सीमाएं पार हो गई है। एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, मोर देन 6000 क्राइम्स इन ओडिशा ओनली अगेंस्ट वुमेन। ये जो छोटे मोटे क्राइम लेके बात कर रहा हूँ, रेप की विक्टिम्स की बात कर रहे हैं। 2012 हमारे जो निर्भया के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बना। व्हाट इज द रिजल्ट? एवरी ईयर रेप केसेस आर इंक्रीजिंग। एनसीआरबी रिपोर्ट पढ़िए, पता चलेगा। तो मैं शिवानंद भाई को कहूंगा, वे दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट के कि सिर्फ कानून पढ़ने से या कानून की जानकारी किस कलम में क्या लिखा है उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। ये तो हम बाजार जाएंगे 100-200 रुपए में किताब लाके घर में बैठ के पढ़ लेंगे, मगर ये कानून है उसका पालन नहीं हो रहा है, उस पर क्या करना चाहिए उसके ऊपर आप वेबिनार करिए, एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जहां देश के अंदर में बड़े बड़े चोर लोगों का कान पकड़ सके। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड की पिटीशन है, हर बार ये जो सरकारी वकील टाइम क्यों मांग रहे थे? अभी लास्ट जो उसकी अपील हुई, सॉरी अपील नहीं, डेट जो थी उसके अंदर में फिर टाइम मांगा, मना कर दिया गया कि अब तो इसको हम सुन के अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो नेक्स्ट कुछ दिन में देखिए, ये जरूर इसके अंदर में जो है आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर में बहुत सारी चीजें खुलेगी। किसने पैसे दिए और किसने लिए वो छुपाने की क्या जरूरत है आपको? जब सब कुछ लीगल है तो आप खुद जो है इसको काली चद्दर के अंदर अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स है, स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेट, उनको अपनी कलम चलानी है मगर वो भूल जाते हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी है वो भी टूटी हुई है। तो मैं शिवानंद भाई क्षमा चाहूंगा यदि कहीं कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो आई एंड हियर। थैंक यू जी, धन्यवाद प्रवीण जी। और आपका बिल्कुल कहना सही है कि कानून की जानकारी तो अपने स्थान पर ही है, उसके विषय में हम लोग चूंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग कुछ सीखते भी हैं, और इसके साथ साथ आप जैसे जैसे लोग आ जाते हैं जो कुछ क्रूशियल इशू जिस तरह से उठा देते हैं, तो उसमें देखिए, वैसे भी हम लोग का काम है जुडिशियल नहीं रिफॉर्म का, नहीं नहीं, सही तो सही। हम लोग उस एंगल से देखते हैं कि हाँ, कानून है, पालन नहीं हो रहा है। अब बीरेन मैं जी ने दो चीज जो अपनी ऐड करूंगा शिवानंद भाई, जस्ट थोड़ा सा, आई विल टेक 1 मिनट ओनली। 2014 और 2019 का बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर में प्रॉमिस किया गया है, पुलिस रिफॉर्म के लिए पुलिस अपना प्रॉमिस किया गया है। व्हाट इज द रिजल्ट? आज 2.7 करोड़ केसेस जो पेंडिंग थे 2013 एंड में, और आज जब हम बात कर रहे हैं वी हैव मोर देन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग, करीब करीब डबल हो गया है। पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो निर्भया के बाद कितने रेप केसेस हुए हैं? हाथरस में रात को 2 बजे जो पीड़ित की जो लाश को केरोसिन और पेट्रोल डाल के जलाया, किसने नहीं देखा है? तो पुलिस रिफॉर्म की बात, जुडिशियल रिफॉर्म की बात, ये सब चीज करने की जरूरत है। इसके अंदर हमें, हम लोग का तो कभी कभी तो यही लगता है कि क्या करें, ये सब चीज बंद कर देना चाहिए। देश के अंदर सीधे सीधे गुंडों को दे देना चाहिए कि भाई ये सब पॉलिटिक्स में गुंडे आए, उससे अच्छा तुम ही लोग डायरेक्टली राज करो। थैंक यू, सॉरी कुछ ज्यादा बोला तो। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। स्थितियां तो ऐसी निर्मित हो रही हैं, एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि जब कोई भी रिवॉल्यूशन इस तरह से होती है, क्रांति होती है, तो ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती हैं। तो एक जो अनरेस्ट है पूरे सिस्टम के प्रति, जो एक अनरेस्ट है, जो इसके प्रति एक कुंठा है जो लोगों में बैठ रही है, तो उस अनरेस्ट और उस कुंठा से ही इस तरह की चीजें डेवलप होंगी, सीधी सी बात है। अब आज स्थितियां क्या निर्मित हुई, हमने देखा कि हमारे देश में डीपीडीपी बिल और ये सारे बिल आए, लेकिन इतने सारे लोगों ने इस पे आपत्तियां की, और अन्य भी बिल आए, कैसे कैसे भी बिल भी पास हुए हैं हमने देखा। तो उनमें आपत्तियां की, आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, सुना तक नहीं गया। तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी तरह से अथॉरिटेरियन ऑटोक्रेसी टाइप का हो गया है, क्यों ना, हमें सुनना ही नहीं है। आप हमसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पर
हमने जो कह दिया, जो उनके 10-20 IAS ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज रख दिए, तो बस उनसे बुद्धिमान कोई नहीं है। बाकी लीगल एडवाइजर और सारे लोग, एकेडमिशियंस, सारे एक्टिविस्ट और सब लोग जो भी कहते रहे, चिल्लाते रहे, बैनर लेके घूमते रहे, ज्ञापन देते रहे, वेबिनार करते रहे, इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो स्थितियां तो कहीं वो ऐसी ही निर्मित हो रही हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो होगी। क्योंकि एक बात है कि मतलब परिवर्तन तो आता ही है और परिवर्तन आएगा ही, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और इसी होप से व्यक्ति इसी आशा के साथ में लगा रहता है, और बड़े बड़े परिवर्तन हुए, एक से एक आइडियाज आए, सोशलिस्ट आए, नाजीवादी आए, राजशाही आई, पता नहीं क्या आया, मार्क्सिस्ट आए, और हर तरह से आए, है ना, लेनिनवादी आए, और ये सारी नक्सलाइट्स भी आए, है ना, उनकी भी एक आइडियोलॉजी अपनी है जिन्हें माओइस्ट आप कहते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें ये आती रहती है, जाती रहती है। तो मतलब कोई एक जो अब वर्तमान में लोकतंत्र है, मतलब तथाकथित इसे लोकतंत्र हम बोलेंगे, है ना, लोकतंत्र तो सही मायने में है ही नहीं। तो ये लोकतंत्र में अब जो चल रहा है तो हम देख रहे हैं, भाई लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि भाई लोग यानी कि जनता, जनता को तो सुनो, जनता की आपत्तियों को तो सुनो, वो क्या कह रही है उसको भी तो सुनो। 5 साल तुम्हें चुन करके भेज दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम वहां पे संसद में बैठ करके आप कुछ भी करते रहो, और 5 साल बस जनता ऐसे ही बस चुपचाप देखती रहे बाहर खड़ी होकर के संसद के बाहर। मतलब तुम्हें बहुमत दे दिया, यानी कि तुम्हें अलमाइटी बना दिया, सुपर पावर बना दिया, फिर 5 साल कुछ नहीं है, कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ इसमें सबका ही यही मतलब है कि कंसर्न जनता की उस 5 साल के दौरान भी सुनी जानी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। जिस तरह से आप चुनाव के दरमियान आते हैं, जनता के हाथ पर पकड़ते हैं, उनके लिए योजनाएं लाते हैं, उस 5 साल के दौरान भी ये देखें कि जनता की क्या ग्रीवेंसेस है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या बेहतर तरीके से उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो लोगों में ऐसा हो गया है कि बस हमें अपने पॉलिटिकल राइवलरी जो भी है उसको कैसे डील करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मतलब आपने बताया ईडी, सीबीआई, दुनियादारी, ये सारी चीजें, ये एजेंसी जैसी हो गई है कि मतलब जो शक्तिशाली पार्टी है जो ऊपर बैठी हुई है, वो कैसे इसका मिसयूज करके, कैसे उपयोग करके अपने सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे को पूरी करने के लिए, अपनी पावर बरकरार रखने के लिए काम करे। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक का बोया हुआ भी दूसरे का भी, मतलब वो जो फल पैदा होगा तो वहां से भी वही चीज होने वाली है कि याद यदि आज वर्तमान पार्टी ये कर रही है, आज सत्ता में है, तो उसे लग रहा है कि हम अलमाइटी हैं, हमारे पास ही पावर रहेगी, तो कल आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी भी आएगी, उसकी भी बहुमत आएगी, वो भी ऐसे करेगी। तो हालांकि एक चीज तो इसमें जनता को ये फायदा, एक एंगल से तो फायदा मुझे ये समझ में आता है कि आज जो सत्ताधारी पार्टी दूसरी पार्टियों को कमजोर करने के लिए उनके भ्रष्टाचार को उजागर, ठीक भ्रष्टाचार किया है तभी फंस रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उनको जेल की सलाखों में वो पहुंचा रही है। तो कल दूसरी पार्टी को भी यही करना चाहिए जब वो सत्ता में आए, तो इनको भी चुन चुन करके जहां जहां इन्होंने गड़बड़ी की है इनको भी अंदर पहुंचाए। लेकिन इतना गट्स भी होना चाहिए, इतनी पावर भी होनी चाहिए। ये भी देखा जाता है कि कई बार लोग कंप्रोमाइज भी कर लेते थे। एंड ऑफ द डे ये तो होगा कि जनता को इससे ओवरऑल फायदा होगा कि जब ये 2-3 पार्टियां आपस में इस तरह से लड़ेंगी, तो ये कितने चोर हैं किस तरह से जो आज जेलों में जा रहे हैं, या कल इन पार्टियों के भी जेलों में जाएंगे, तो इससे जनता को ओवरऑल तो फायदा होगा। लेकिन एक चीज का फायदा हमें नहीं समझ में आता जनता को, कि जनता की अपनी अलग समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की गांव के लोगों की समस्याएं जो 75 साल से वो यथावत है, तो भाई इनके इस पॉलिटिकल राइवलरी से और इन सारी चीजों से हमें क्या फायदा हुआ है, कि जनता को क्या फायदा हुआ है। ईडी और सीबीआई के आप छापे डलवा रहे हो, अपने जो आपके पॉलिटिकल एजेंडे की आप जो पूर्ति कर रहे हो, उससे हमें ये नहीं लगता कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो शिकायतें हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जो आवेदन सड़ रहे हैं, यहाँ की लोकल कोर्ट कहें या कि हाई कोर्ट कहें या जो भी कहें, जो उनके प्रकरण है 10 साल 20 साल 30 साल से जो सड़ रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, उन पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो भाई इन चीज पर भी कंसंट्रेट करो। आप अपने राजनीतिक हित साधो, उधर जो भी है, यदि गड़बड़ी सामने वाले ने की है उसको जरूर आप जेल पहुंचाओ, उससे भी कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। समस्याएं भी तो सुनो जो ग्रास रूट पे है, गांव वालों की भी तो सुनो, जो लोकल लोग हैं उनकी भी तो सुनो। लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ पूर्ति करने का ही प्रावधान रह गया। जैसा कि आप कह रहे हैं, चाहे जो भी एक्ट हो, जो भी नियम कानून हो, जो भी सारी चीजें हैं, ये अपनी अपनी जो है अपने हित साधने का काम कर रहे हैं। तो ये दुखद है, काफी चिंताजनक है। और जो लोगों में अनरेस्ट और इसके प्रति जो एक अनरेस्ट जो पड़ रहा है लोगों में, एक अविश्वास की भावना जो डेवलप हो रही है, ये हमारे ख्याल से आगे चल के बहुत बड़ा एक वो लाएगी, निश्चित तौर पर एंड ऑफ द डेज लाएगी। और
लोगों को इसका भुगतना भी पड़ेगा आने वाले समय में, चुनावों में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई अपने आप को ये न माने कि वो सर्वशक्तिमान है, चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन ये दुखद भी होगा, क्योंकि जो सिस्टम हम जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए, लोगों की बातें सुनी जानी चाहिए, सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, और उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनकी बातों का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का, या ऐसे लोग जो हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सामने लाते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए, उसको विश्लेषण किया जाना चाहिए, उस हिसाब से योजनाएं लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा जो सिस्टम जो था कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बढ़ के बुद्धिमान कोई नहीं है, हम जो कर दें वही सही है, बाकी सब मूर्ख हैं, सब इस तरह से। तो ये जो भावना है, ये जो एक बात है, ये गलत है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब सर इसमें आगे अपन चलेंगे कुछ और प्रश्नों में। तो यदि बीरेन जी कुछ बात इसमें रखना चाहते हैं तो बीरेन जी आप प्रश्नों को इनवाइट करिए, क्योंकि टॉपिक आपका लंबा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने काफी मैं मेरे सर कुछ बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पर, हाँ जी भाई का बिल्कुल अनुमति देवेंद्र हो जी, वैलिड था हाँ। कि इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन यदि देखे तो ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट 0.5% है, ये भी मैंने बताया। तो इसलिए जो है उसे ये अच्छा कानून होके यदि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा जी जी हाँ देवेंद्र जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे प्लीज? देखिए सर, इसको एकदम समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो ब्लैक मनी का वर्क हो रहा है, क्योंकि आप प्रिवेंशन जो है कानून के जरिए से नहीं कर सकते, इसके चीजों को, इश्यूज को समझना पड़ेगा। और हर कोई जानता है, चाहे ऑर्गेनाइज लेवल पर, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हो, नेता हो, ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, या जो नॉन ऑर्गेनाइज, मतलब जो पीपल्स या जो जनता है देश की, वो जो है ब्लैक मनी क्रिएट करने के लिए जो काम करती है। क्योंकि जनता भी क्या करती है कि हर चीज में टैक्स बचाने के लिए बिल बचाती है, अपनी इनकम सोर्सेस नहीं बताती है, गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसीज की डिमांड करती है जिसमें उसको जीएसटी नंबर ना लेना पड़े, उसको इनकम टैक्स ना पटाना पड़े, वो एग्रीकल्चर पर छूट जाती है, सब कुछ छूट जाती है हर जगह पे। तो इन दायरों से होता है ब्लैक मनी का क्रिएशन। और ब्लैक मनी का क्रिएशन है छोटा छोटा कर करके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके जो तीन जो सबसे बड़े विजिलेंस सेक्टर्स हैं, जो आईटी सेक्टर है, जीएसटी सेक्टर है और कस्टम सेक्टर्स है, यहाँ पर सारी चीजों को अधिकारी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि कोई ठेकेदारी कर रहा है, और ठेकेदारी में अब उसको साहब को भ्रष्टाचार में उसको 20% 25% पहुंचाना है, तो 20 से 25% पैसा उसके ब्लैक मनी आ कहां से रहा है? वो ब्लैक मनी आ रहा है फर्जी बिलों को खरीद के। वो क्या करता है, किसी ऐसे दुकानदारों के पास जाता है जो कस्टमर को तो रिटेल में बेचते हैं लेकिन उनको बिल नहीं देते हैं। उनके बिल्स उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब 18% 28% के बिल्स रहते हैं, उन बिलों को वो 9% 10% पर खरीद लेते हैं, 5% पे खरीद लेते हैं, और वो जो है उसको उसके बदले ब्लैक मनी दे देता है, जो पैसे उसको पीपल्स के जरिए से, रिटेल सेल के चैनल के जरिए से प्राप्त होते हैं। अब वही पैसे फिर अधिकारियों नेताओं तक पहुंच जाते हैं। यही जब पैसा है, ये पैसा जब फॉरेन भेजना रहता है तो क्या होता है, जो बाहर की कंट्रीज के लोग हैं, जो इंडिया से सामान खरीद रहे हैं या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ पे एक चैनल काम करता है जिसको हवाला बोलते हैं। हवाला दो तरीके का होता है, एक लोकल हवाला होता है और एक इंटरनेशनल हवाला होता है। तो जो लोकल हवाला होता है, तो उसमें तो क्या है, आपको दिल्ली से बॉम्बे पहुंचाना है, बॉम्बे से कलकत्ता पहुंचाना है, तो वहां पे लोग बैठे हुए रहते हैं, कुछ परसेंटेज लेके वो हवाला कर देते हैं। जो इंटरनेशनल हवाला होता है वो इस तरीके से होता है कि आप जब कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप चाइना से खिलौने मंगा रहे हैं, तो कस्टम का पैटर्न क्या होता है कि उसका 70% पर कस्टम लगता है, जितना एमआरपी होता है सामान का। तो अब इन लोग क्या करेंगे, जो एमआरपी है वो बहुत नीचे का डाल देते हैं, और जो बैलेंस के अमाउंट रहते हैं वो इंटरनेशनल हवाला करने वाले लोग उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे वो हमने वहां से जब इंपोर्ट किया, तब उन्होंने हवाले में उसका रेट कम करके कस्टम टैक्स भी चोरी कर लिया, और चीजों को इंडिया के अंदर में, जैसे हम बोलते हैं ना, चाइना से आ रहा है जो सामान वो सस्ता पड़ रहा है, एक्चुअली अगर उसमें जो टैक्सेस है कस्टम्स के वो प्रॉपर लगने चालू हो जाए तो वो सस्ता नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए वहां 100 रुपए का सामान है, उसका बिल 50 रुपए होके आया है, और 50 रुपए उसने यहाँ पर इंटरनेशनली हवाले के जरिए से चेंज कर लिया है, तो 50 रुपए के सामान पे उसको सिर्फ 10% कस्टम देना पड़ा, मतलब उसका 5 रुपए का पड़ा। और वो 5 रुपए के बाद जो है उसको लोकल बिल काट के उसने 55 रुपए पे 18% की जीएसटी काट के 65 रुपए में बेच दिया। लेकिन अगर उसने पूरा टैक्स पे किया होता तो उसको क्या होता, 100 रुपए पे 10% कस्टम देना पड़ता, 110 होता, फिर उसके बाद 18 पे टैक्स देना पड़ता, मतलब 130 हो जाता। मतलब उसने सीधा सीधा जो है 15 रुपए की चोरी कर ली टैक्स की। कुछ कुछ चीजों में कस्टम तो 30%, 70%, 200% इस तरीके तक भी है। तो ये इस तरीके से जो है ये हवाला का पूरा चैनल चल रहा है।
इस पर रोकने के लिए सरकार के पास एकदम इजी पैटर्न है। वो इजी पैटर्न कभी नहीं निपटाना चाहेगी, करना नहीं चाहेगी। जो जीएसटी है वो हमेशा बोलेगी 40 लाख तक के नीचे को छोड़ दो, 1.5 करोड़ तक के नीचे को ऑडिट में ले आओ। वो रिफंड पॉलिसीज पर नहीं आना चाहते। उनको होना ये चाहिए कि भैया अगर आपको टैक्स बेनिफिट देना है, नहीं आप बिल करो, आपको बिलिंग करना पड़ेगा। आपके लिए कोई प्रोसीजर ऐसा बना दिया पैटर्न की भाई आप जैसे एक पैटर्न बनाया गया था कि आप अपनी सेल कर रहे हो, उसका 0.5% वो करते जाओगे, लेकिन 0.5% करते जाओगे, उसके डेटास भी अब लेना बंद कर दिया जीएसटी डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, बोलता है कि तुम्हारा टैक्स अगर 8 लाख 10 लाख रुपए के नीचे तक का है, आप 8% टैक्स पटा दो, 10% टैक्स पटा दो, आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है कि आपने इनकम सोर्स कहाँ से आया, कितना आया। तो ये जो पैटर्न हमारे देश में एग्रीकल्चर है, तो आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सेक्टर से आपको हिसाब, तो आपने जो टैक्स का पैसा बनता है आपको पे करने की जरूरत ना हो, या वो पैसा तुरंत वो डाले और तुरंत उसको रिफंड हो जाए। ऐसा कोई पैटर्न इसमें होना चाहिए, ताकि ब्लैक मनी को क्या दिखता है कि भैया आज मेरे को टीवी खरीदने जानी है, 1 लाख रुपए की टीवी है, उसको मैं बिना बिल के खरीदूंगा तो मेरा 18% मेरे को सस्ता पड़ेगा, और मैं वो करूंगा तो मेरे को रिटेलर बोलेगा भैया तू 1,18,000 दे। तो ये जो खेल जो चल रहा है के लिए जिम्मेदार है सरकार। इसके लिए जो जिम्मेदार है, तो वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि पीपल्स मुद्दे पर बात नहीं करती। उसको ब्लैक मनी तो दिख रहा है, उसको ये तो दिख रहा है कि जब ब्लैक मनी किसी के यहाँ छापा पड़े तो उसके घर से गोल्ड निकला, उसके घर से मेटल निकला, उसके यहाँ से हीरे निकले, उसके यहाँ से कैश निकला, उसके पास से जमीन जायदाद के जो है पेपर्स निकले। लेकिन वो इस बारे में कभी जनता बात नहीं करना चाहती है, सरकार बात नहीं करना चाहती है। इसको रोका कैसे जाए? मोदी जी नोटबंदी कर सकते हैं, मोदी जी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन रूल्स नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है वो गोल्ड में या प्रॉपर्टीज में। आप ऐसे तो मुश्किल से इंडिया का जितना ब्लैक मनी होगा उसका मुश्किल से 5% होगा, क्योंकि ये लिक्विड कैश होता है, डमी मनी रहते हैं जो डम। तो जो सेक्टर्स पे वर्क होना चाहिए उस सेक्टर पे कभी कोई वर्क नहीं करना चाहता है। ये जो समय समय पे जब भी देखेंगे आप, चुनाव आने से पहले 1 साल पहले हो, 6 महीने पहले हो, 2 साल पहले हो, एक बार गोल्ड का रेट हाइक करेगा और फिर डाउन मारेगा। क्यों होता है? चुनाव के पहले ही सरकार का जो है, जब आती है बात कि भाई इंटरनेशनल हमारे डॉलर वर्सेस रुपए घट रहे हैं, तो क्या करता है आरबीआई अपना जो है डॉलर बेचना चालू कर देता है। 5 साल 4 साल तक रखे रहेगा, 3 साल तक रखे रहेगा। ऐसा ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बैठती है सत्ता में तो इन लोगों का लगभग लगभग पैटर्न ऐसा ही है कि 3 साल 4 साल अपना फंड जो है बढ़ाते जाएंगे, अपना डॉलर वो बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और फिर अचानक से बेच बेच के उसको मैनेज करेंगे। पैसे भी शेयर मार्केट किस तरीके से आ रहे हैं सबको मालूम है। हर आदमी को मालूम है कि अगर किसी कंपनी की स्कूटनी हो, सेबी वगैरह जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है, हर कंपनी की एक मैक्सिमम वैल्यू तय की जानी चाहिए शेयर मार्केट में भी, लेकिन शेयर मार्केट को खुला छोड़ दिया गया है। कोई भी अगर किसी के लिए उसके शेयर खरीदे हुए थे एलआईसी ने, अब एलआईसी को झटके से नुकसान आया तो ये बात हल्ला में आ गया। अगर छोटा छोटा अगर रहता है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी जनता के पैसे लगे होते तो फिर क्या बात आती कि भैया अरे यार शेयर मार्केट में लगाया तो इतना तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो है मैक्सिमम लिमिट नहीं तय कर रहे हो। आप जो है सामने वाले की ऑडिटिंग ले रहे हो, ऑडिटिंग करवा के उसके शेयर मार्केट पे रिफंड सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे हो। जब तक आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअल नहीं रहे होगी सरकार के पास, तो वो कंपनी कब डूब जाए, कब भाग जाए। कैसे भाग गया माल्या पैसा लेके, कैसे भाग गया नीरज मोदी पैसा लेके? वो पैसा ऐसे उनके पास लिक्विड में थोड़ी पड़ा था। इन्होंने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है या जो उनके एसेट्स हैं उसको गलत तरीके से दिखाया। उन पैसों का क्या हुआ? पैसे उनके पास बाहर कैसे पहुंच गए? ये लोग कोई लाद के प्लेन में भर के तो लेके गए नहीं होंगे। तो इस सारी चीजों का चैनल बना हुआ है, हर कोई ये चैनल जानता है, सरकार जानती है, अधिकारी जानते हैं, और हमसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अधिकारी। हम कई बार कोशिश करते हैं जीएसटी, जब बाजार में कोई चाइना के गुड्स आते हैं और बिना बिल के बिकते हैं तब हम उसको करने की चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी शिकायत को सुनना नहीं चाहता है, कोई उस पर एक्शन नहीं लेना चाहता है। सरकार जो है जानबूझकर सीमेंट पर 28% जीएसटी रखती है। क्यों? क्योंकि जितने सड़क बन रहे हैं सीसी रोड्स के, जितने पुलिया बन रहे हैं, जितने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जितने सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, सब के अंदर में सीमेंट के बिल घुसा के पैसे
ब्लैक मनी के तौर पर निकाले जाते हैं, ठेकेदारों को जीएसटी का बेनिफिट्स मिल जाता है। सबसे बड़ा करप्शन है इंडिया के अंदर में, अगर सबसे बड़ा ब्लैक मनी क्रिएशन होता है तो सबसे बड़ा क्रिएशन होता है सीमेंट सेक्टर से। तो सरकार सब जानती है, इसीलिए देखना, कभी भी देखना, जब चुनावी चंदे की बात आएगी 50 रुपए बोरी, 100 रुपए बोरी, फट से एकदम अचानक से झटके से सीमेंट का रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आखिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर है, उनका चुनावी चंदे से क्या खेला? क्यों पीस हिसाब से मांगते हैं? चीजों को हम जान रहे हैं, लेकिन हमको मुद्दे पर किसी को बात नहीं करना है। लॉ तो बहुत सारे बनते हैं और लॉ की कमजोरी हमारे देश में है, या लॉ बनने से पहले उसके रास्ते हजार निकले हुए रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से भी जुड़ा हूँ, कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी से भी जुड़ा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे भी काम किया हूँ। लेकिन मैं इस चीज पर क्लियर कर बोलूंगा, यहाँ पर गलती जनता की ज्यादा है। जनता 99.99% खुद बेईमान है, इसीलिए वो चीजों को समझौता कर रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद ही अपनी जो प्रॉपर्टीज रखते हैं वो गलत तरीके से कई लोग रखते हैं। मैं नहीं बोलता सभी लोग, लेकिन कई लोग रखते हैं। कई अपना टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स के पैसे देना चाहते हैं, गलत तरीके से वो चीजें होती हैं प्रोसीजर। तो इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, इसी इस तरीके की परिस्थितियां, वरना ये परिस्थितियां देश में नहीं होती। जी, देवेंद्र जी का जो विचार था वो किस तरह से आप लोगों ने सामने सुना, तो कई सारे इसमें फैक्टर्स हैं और उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो सब चीज जानती है, ऑफिसर सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। और ठीक है, तो वो तो आप जानते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी यहाँ की कभी नहीं खत्म होगी। तो हमारा कैसे काम निकालना है, सारी चीजें हैं, तो वो तो जो एक हम सब भी जानते हैं कि यदि हमारा काम नहीं हो रहा है तो भले यहाँ पे हम आदर्शवादिता की बात करेंगे, लेकिन उधर चले जाएंगे साइड में, तो काम नहीं हो रहा है तो ले भाई पीछे से ये 100 रुपए तू रख और हमारा जल्दी से काम कर। तो ये चीजें तो हैं, तो उतनी ईमानदारी की हम खैर आगे आते हैं। अर्जुन खरोल जी हैं, खरोल जी, अर्जुन जी आपका क्या प्रश्न है? आप